नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विज्ञान में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ब्लड या रक्त हम पढ़ रहे हैं और इसका कौन सा पार्ट है आज? तो सेकंड पार्ट है। ठीक है। चलिए, राधे राधे, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल, नमस्कार। चलो, क्या बात है, बहुत ही शानदार। जुड़ जाओ सभी साथी, आज एप्लीकेशन में हमारी पहली क्लास है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, देखो हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। ठीक है, और आपने ये चीज़ देख भी ली थी, नोटिस भी कर ली थी। हम ब्लड में जहां तक पढ़ चुके थे वो था प्लाज्मा वाला पार्ट। कौन सा था? प्लाज्मा वाला पार्ट। अब मैं आपको यहाँ पर जिस चीज से डिस्कस करने वाला हूँ वो है ब्लड सेल्स या कॉर्पल्स। हिंदी में कहें तो रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं, ये दो भाग होते हैं। देखो, हमने एक चीज अच्छे से पढ़ ली थी कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का कितना होता है? 55%, 55% भाग होता है। ये कितना होता है ना? तो 45%, 45% ऑफ ब्लड, रक्त का 45% भाग होता है। और एक 40 से 45% भी मैंने पढ़ा रखा है। इस ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो इसके तीन टाइप देखने को मिलते हैं। कितने टाइप देखने को मिलते हैं? तीन टाइप। कि सर कौन से? है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखो, फिर तीन टाइप लिखो। हमसे एक बार एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि रक्त का सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, ठोस भाग कौन सा होता है। तो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड ऑल्सो नोन एज ब्लड सेल्स, रक्त का ठोस भाग रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है। तो ये रक्त का ठोस भाग है। सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स। हाँ, अब इसके तीन टाइप। तीन टाइप कौन से? वही जो हमने नीचे की ओर में पढ़े थे इसके। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन भाग होते हैं। ठीक है। हाँ, जो आपको लाइव में दिख रही है वही क्लासेस चलेगी, जो अभी नहीं दिख रही है वो नहीं चलेगी। कल की क्लास का पीडीएफ क्यों नहीं लगा अभी तक? ठीक है, मैं मेरा मोबाइल लेता हूँ, कहाँ रखा है। ठीक है, देखते हैं हम। और आपके सामने फोन भी लगा देंगे, ठीक है, कि भैया क्या परेशानी हुई है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए।
बात तो सही है, आपकी नहीं डली है। जयवीर जी नमस्कार। अभी लाइव क्लास चल रही है अपील बेच की, बच्चे बोल रहे हैं कल की क्लास डली नहीं है पीडीएफ। ठीक है, वो क्या हुआ उसमें उनकी गलती नहीं है। वो क्लास कल यूट्यूब पे चली थी, तो पहले क्लास अपलोड होगी उसके बाद पीडीएफ अपलोड होगी, तो वो कह रहे हैं कि हमने कल देखा था सर, तब तक क्लास अपलोड नहीं हुआ था। है ना, अगर क्लास अपलोड हो गई होगी तो हम दोनों करवा देंगे, तो मैं भी आपकी बायोलॉजी की क्लासेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और आप जितनी भी चीजें हैं अपनी संबंधित सब्जेक्ट की उन्हीं टीचर को कहिएगा, तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज होता है। आपने मुझे कहा बायोलॉजी की नहीं डली, मैंने डलवा दी। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी के 2 पॉइंट के बारे में देखते हैं। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि बताइए, चलिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और इनका संख्या का अनुपात क्या होता है, रेशो क्या होता है? कौन ज्यादा पाया जाता है? तो रेशो ऑफ नंबर। अगर हम आरबीसी की बात करें, हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, हम प्लेटलेट्स की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ठीक है, ठोस भाग कैसे है बेटा? कोशिका है। हमारी स्किन ये जो है, ये कोशिका से मिलकर बनी हुई है, ये उत्तक है ना। हमारा अंग काई से बना होता है? उत्तक से। उत्तक काई से बना होता है? कोशिकाएं। तो रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि हाँ सर बोलते हैं। तो भले देखो, ऐसा नहीं है कि सॉलिड का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा पर्वत जैसा होना चाहिए। चींटी भी एक छोटी सी होती है, जीव होती है, वो भी सॉलिड है। भाई हम जैसे हमारा शरीर सॉलिड है ना, वो भी सॉलिड है। तो जरूरी नहीं है सॉलिड का मतलब ये हो कि वो बहुत बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, जो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड का मतलब ये होता है उसका एक आकार होना चाहिए। तो है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, मेन चीज ये आती है ना। या फिर वो किसी प्रकार का तो हो, जैसे कि हम कह सकते हैं ये अनिश्चित आकार है, इसका कोई आकार नहीं है। भाई साहब ये गोलाकार है ना, ये लंबा है। तो कभी कभी हो सकता है इस वस्तु का आकार नहीं हो, ये चीज होती है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किस रेशो में पाई जाती? सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो पाई जाती है वो आरबीसी होती है। अगर हम इनकी तुलना करें, तो यदि 600 आरबीसी होगी तो एक डब्ल्यूबीसी होगी। और वहीं पर अगर इन सभी की एक रेशो में इनको लाने की कोशिश करें तो 40 प्लेटलेट्स होगी। लगभग ये रेशो चलता है, और सबसे ज्यादा ये रेशो पूछा जाता है हमारे शरीर में। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में अगर सबसे कम कोई पाया जाता है संख्या में, तो वो कौन है? तो याद रखिएगा वो होता है डब्ल्यूबीसी। आइए अब हम बात करते हैं यहां पर किसके बारे में? संख्या हो गई, आकार, साइज के बारे में। सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। आरबीसी सबसे छोटी और डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन है? तो प्यारे दोस्त सिंपल वे में याद रखना, आरबीसी सबसे छोटी होती है। ठीक है, बढ़िया, शानदार।
गुड। तो आपने इस चीज को देखा, आपने इस पार्ट को देखा। अब हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी में से एक एक कर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो होगा रेड ब्लड सेल्स, है ना, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट, या जिसे हम कहते हैं आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं, सब एक ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, लाल रक्त कोशिका या इरिथ्रोसाइट इनका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए, है ना, आइएगा। तो सबसे पहला बिंदु जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या आरबीसी कहते हैं, उसके बारे में सबसे पहली चीज देखो, हम किसी भी चीज को पढ़ें तो उनमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी जैसी चीजें हो तो सबसे पहले तो यही माइंड में आता है कि भैया तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, तुम हमारे लिए क्या हो। तो भैया इनका जन्म कहाँ होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है, या इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। कोई कहता है कि भैया बर्थ कहाँ पर हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है। कोई कहता है फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, कोई कहता है हिंदी में निर्माण कहाँ पर हुआ। मैं तो कहता हूं सब एक ही है। अगर आरबीसी के निर्माण की बात की जाए तो ये कहां पर होता है, बोन मेरो के अंदर, अस्थि मज्जा। लेकिन पेपर वाला हमें यहां भी कंफ्यूज कर देता है। भाई उसका काम ही है कंफ्यूज करना, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। देखो इस दो तरह की इस तरह से हड्डियां होगी जैसे समझना। तो हमारी हड्डियों में दो तरह की संरचनाएं मुख्य रूप से डेवलप होती है, बनती है। एक होता है, ये बोन है, अस्थियां है ना, याद रखिएगा। ये हिस्सा होता है लाल अस्थि मज्जा का। यहां पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और ये होता है येलो बोन मेरो। तो पेपर में कभी कंफ्यूजन के लिए ये दोनों ऑप्शन में दे दे। मैंने तो आपको अस्थि मज्जा पढ़ाया क्या भैया, अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या होगा, अस्थि मज्जा में भी कौन सी वाली, बोन मेरो में भी कौन सी वाली। तो दोस्त याद रखिएगा, रेड बोन मेरो। अगर मान लीजिए कल को ऑप्शन में ये दे दे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, येलो बोन मेरो ऑप्शन है, ऑप्शन बी दे दिया भैया रेड बोन मेरो। अब भैया आपने तो बोन मेरो पढ़ा, दोनों में कंफ्यूज। तो ऐसी स्थिति में याद रखना रेड बोन मेरो, है ना, येलो वाली में नहीं होता। येलो वाली के अंदर ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी वगैरह टाइप से बन सकती है। अब ये तो हो गया, चलो ये कंडीशन। लेकिन एक कंडीशन वो भी तो आती है कि सर कौन सी वाली, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है ना, एम्ब्रियो स्टेट में होता है। अब जब कोई एम्ब्रियो ही है, ऐसी स्थिति में तो उसमें हड्डी हो नहीं सकती। और जब हड्डी ही नहीं है, जब हड्डी ही नहीं है तो बोन मेरो कहां से आएगी, ठीक है भाई, सीधी सी बात है ना। तो बांस ही नहीं है तो बजाओगे कैसे।
तो कहने की बात यह है कि भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ से होता है, एम्ब्रियो स्टेट में निर्माण कहाँ से होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है माता के गर्भ के अंदर, स्टार्टिंग में एक बार तो माता से मिल जाएगा, लेकिन फिर अगर वो खुद बनाना चाहे तो उसके लीवर में बनेगी, शरीर में यकृत, और कभी कभी स्प्लीन के अंदर। ये दो ऑर्गन होते हैं, और अगर दोनों आपको अलग अलग ऑप्शन में दिए जाएं और बोथ नहीं दे रखा हो और एक चुनने की बात की जाए तो पहली प्रायोरिटी लीवर को देनी है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, लीवर को। तो भ्रूण अवस्था में कहां पर निर्माण होता है, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होगा। ओके, सिंपल सी बात है। अब ये हो गई कितनी संख्या होती है इनकी। कितने नंबर में पाई जाती है ना, लगभग ऐसा कहते हैं कि ये होती है 45 से 55 लाख के आसपास, है ना। 1 लाख मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो हम ये कह सकते हैं 4.5 से 5.5 एम तक। एम का मतलब जिनको याद नहीं रहे, ठीक है, तो प्यारे दोस्त वो नीचे लिख लेना, मिलियन। और मिलियन में जिन्हें कंफ्यूजन हो वो भैया लिख लेना, है ना, 45 से 55 लाख, 45 से 55 लाख। ठीक है। तो भैया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर। हड्डियों के बीच में दो तरह के स्थान होते हैं, येलो बोन मेरो और एक रेड बोन मेरो। आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है भैया, है ना, याद रखिएगा, रेड बोन मेरो के अंदर। येलो में निर्माण नहीं होता इसका। भ्रूण अवस्था में कहाँ बनती है, लीवर के अंदर, एम्ब्रियो स्टेट में, है ना, या फिर स्प्लीन के अंदर भी बनती है, तिल्ली के अंदर भी बनती है ना। संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन या 45 से 55 लाख होती है। अब बात आती है कि जो जन्म लेकर आया है वो मरेगा भी तो, जो जन्म लेकर आया है वो मरेगा भी तो चलिए शुरुआत करते हैं मारने की। ठीक है भैया, आ जाओ। मृत्यु या डेथ कहां पर होती है, तो इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन के अंदर। तिल्ली, या इसी का नाम है प्लीहा। ठीक है, इसके अंदर इसकी मृत्यु होती है। इस कारण से कई बार इस स्प्लीन या तिल्ली को क्या कहा जाता है ना, मॉर्चुरी ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। अब जब ये आरबीसी का कब्रिस्तान है तो आरबीसी मरकर यहाँ आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारी काम की चीजें ये निकाल लेती है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि बताइए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा जो होती है ना, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ब्लड बैंक। ह्यूमन बॉडी में किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक की संज्ञा किसे दी जाती है, स्प्लीन को दी जाती है, प्लीहा को दी जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात। स्प्लीन क्या होता है, ये तुम्हारे फेफड़े, ये तुम्हारा हार्ट, और इसके नीचे अमाशय, और अमाशय के पायस में एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे स्प्लीन कहते हैं। तो मैं दिखाऊं, कहीं थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा हो तो दिखाऊं भी सही।
आया नहीं यार। ये देख लो। ठीक है, ये हमारा अमाशय है, अमाशय से जस्ट लगा हुआ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको, ये स्प्लीन है। इसका बड़ा वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका बड़ा रूप है ना, इसमें ब्लड की सप्लाई, ये रहा। ठीक है, तिल्ली, अरे इसी का नाम है बेटा तिल्ली, इसी को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में का एक नाम तिल्ली है और प्लीहा भी इसी का नाम है। तो कोई अलग से थोड़ी है। तुम्हारा घर में नाम बिल्लू, बाहर जाओ तो टिल्लू, ठीक है, स्कूल में जाओ तो भाई साहब संतोष, है ना। तो ये तुम एक ही तो हो, तीन आदमी थोड़ी हो गए अलग अलग। तो बिल्लू भी तुम्हारा ही नाम, टिल्लू भी तुम्हारा ही नाम, है ना। तुम्हारे दोस्त तुम्हें कुछ और, तो व्यक्ति थोड़ी बदल गए, तीन नाम है लेकिन है वही चीज। चलो। किडनी जैसा, अरे किडनी कहाँ, किडनी ऐसी दिखती है? कहाँ दिख रहा है किडनी जैसा? किडनी ऐसी होती है, किडनी नहीं है वो। किडनी के ऊपर ऐसी टोपी भी होती है, इस पे टोपी कहाँ है? चलो, है ना, इसे ब्लड बैंक कहते हैं। अब जीवन काल की बात कर लेते हैं कि सर जीवन काल और मृत्यु में क्या अंतर होता है। मृत्यु मतलब कहाँ पर मरा, और जीवन काल का मतलब हो गया कि लाइफ पीरियड कितना है उसका, कितना जिएगा। ठीक है, तो लाइफ ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना है? सबसे खतरनाक प्रश्न है ये, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बच्चा क्या करता है, सब तरह की किताबें रखता है, इसको भी उठा लूं उसको भी उठा लूं, है ना, समझ में ही नहीं आता उसको क्या लगाऊं क्या। मैं नॉर्मली जब भी जीवन काल पढ़ाता हूं तो मैं ये पढ़ाता हूं कि 20 से 120 दिन जीवन काल होता है। मतलब कम से कम वो 20 दिन जिएगा, अधिकतम वो 120 दिन जिएगा। अब लेकिन पेपर वाला तो भाई साहब पेपर वाला ही है, वो तो कुछ भी करता है और फिर हमारा दिमाग खराब करता है। तो देखो किस तरह के ऑप्शन होने पर आप क्या जवाब लगाएंगे। आप ये देख लो, जहां आपको कंफ्यूजन जनरेट होगा पेपर में वो मैं खुद ही बता दूंगा। ये सभी डेज में। देखो भाई, नॉर्मल 20, 120, 100, 90 इस तरह से होते हैं। तो आप 120 लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, 120 लगाएंगे। 20, 100, 150, 190, तो भैया नियर बाय 120 के कोने के सर 100 है, तो ऐसी स्थिति में आप 100 लगाएंगे। ठीक है, और 20, 120 दिन हमने पढ़ा है तो आप यही लगाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन और बन सकता है। एक ऑप्शन और भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें 100 से 120 दिन का रेशो दिया हो, तब क्या लगाओगे? ठीक है, आइए। ये सब दिन में है। वेरी गुड, है ना। जितनी आरबीसी इसमें जाती है वो मर जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, अपने यहाँ इंसान जब मरता है तो शमशान घाट ले जाते हैं उसको,
तो जितने लोग साथ में जाते हैं सब मर जाते हैं क्या? कि नहीं सर, जिसकी डेथ होती है उस व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। तो जिसकी डेथ होती है वो स्प्लीन के अंदर आती है, सारी आरबीसी नहीं आती है ना। या आप ये कह सकते हो कि मरी हुई आरबीसी स्प्लीन में आती है। कब्रिस्तान में मरी हुई चीजें आती है, आकर नहीं मरती है, मरी हुई आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 100 से 120 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैं आपको हर वो चीज जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं उन चीजों को लेकर के चलता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरबीसी ही सबसे बड़ा है। आरबीसी का आकार या शेप कैसा होता है? मुझे आरबीसी का आकार बड़ा सही लगता है। ठीक है, हाजमोला की गोली होती है ना, बिल्कुल वैसा, बीच से दबा हुआ, किनारों से पतला, इसे कहते हैं उभयोत्तल, है ना, बाई कोनकेव, है ना। क्या क्या कहा जाता है? बाई कोनकेव, है ना। अगर आप इसे देखोगे तो ये इधर से भी दबा हुआ है, इधर से भी दबा हुआ है, और ऐसे करके उभरा हुआ है। हाजमोला की गोली देखना, किनारों से उभरी और बीच में से दबी हुई पाई जाती है, दोनों तरफ से, इसीलिए उभय बोला है। एक तरफ से होता तो हम बोल देते कि सिर्फ अवतल की समान है, लेकिन किनारों से उभरी, बीच से दबी हुई पाई जाती है, इसे बोलते हैं। या फिर इस डायग्राम को मैं रहने देता हूं ताकि आपको समझ में आया करे कि कैसा दिखता है। तो ये संरचना ऐसी पाई जाती है। चलिए, वेरी गुड। नमस्ते। रिपेयर भी होता है? बन रही है ना, पैदा हो रही है, रिपेयर करने की जरूरत ही क्या है? चलो, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, एक प्रश्न ऐसे घुमा के आता है, मानव शरीर की वह कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? तो आरबीसी, है ना। या स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? तो केंद्रक। तो ये चीज ध्यान रखना, स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस नॉट फाउंड इन मेमल्स आरबीसी। अब देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आरबीसी मुख्य रूप से पाया ही किस में जाता है? स्तनधारियों के अंदर। और आरबीसी के अंदर, है ना, अगर देखा जाए तो केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। ठीक है साहब, तो आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। अब क्यों नहीं पाया जाता उसका कारण सुन लो, है ना, इसको लिखना नहीं है, बस सुन लो। कारण ये है कि हमारी आरबीसी कई चीजों का परिवहन करती है, जैसे कि भाई ऑक्सीजन लेकर के चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, कई, है ना, मतलब पूरा ब्लड का जो सिस्टम होता है। और आरबीसी का मेन काम क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो ऑक्सीजन को बांध कर लेकर के चल रही होती है। तो ऐसी स्थिति में न्यूक्लियस सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? सर, न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो जहां तक इसके फैक्चुअल चीज की बात करें, तो किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं हो और वो अपना काम निरंतरता के साथ करती रहे, मतलब एक तरह से रोबोट बना दिया जाए। क्योंकि न्यूक्लियस होगा तो वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करेगा, है ना। तो ये कंट्रोल नहीं करता। आरबीसी में जो मेन चीज होती है वो यही, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आरबीसी में नहीं पाई जाती। जैसे आप ये देखिएगा, है ना, पहले तो इसमें पढ़ते हैं एक विचित्र चीज, इसके अपवाद भी हैं। इसका क्या है? अपवाद है। वो अपवाद क्या है? अब इसके अपवाद में आते हैं दो जीव, दो स्तनधारी ऐसे हैं जो इसके अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो पहला अपवाद जो है
अपवाद मतलब इंग्लिश में एक्सेप्शन, ऊंट। और दूसरा है लामा, मम्मी का भाई होता है मामा, और ऊंट की छोटी प्रजाति भेड़ जैसी दिखती है ना, वो होती है लामा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऊंट और लामा, इसके क्या है, अपवाद है। ऊंट और लामा क्या है, इसके अपवाद है। सर अपवाद का मतलब, अपवाद का मतलब भैया जो उल्टे हो, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। अब आप कहोगे कि सर इनकी आरबीसी क्या ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करती? नहीं भैया, बिल्कुल सही से काम करती है। इनकी बॉडी इस तरह से डिजाइन हो गई है। देखो क्या होता है, हैबिचुअल हो जाते हैं बहुत से लोग। जैसे आज मैं आपको एक नॉर्मली बात करूं, मैं कहता हूं कि रशिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां -40 -45 पे भी लोग रहते हैं। -40 डिग्री पर सर कैसे रहते होंगे? ऐसे ही अफ्रीका में कुछ कंट्रीज है जहां 45-50 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहां लोग रहते हैं। तो इतने टेम्परेचर पे कैसे रहते होंगे? तो सेम टू सेम उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, है ना, क्या कर लिया, उसके अनुकूल अपने आप को बनाया, तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इन जीवों के अंदर भी ऐसी कोई ना कोई चीज हुई होगी, भाई सिंपल सी बात है ना। तो इस कारण से ये चीज दिखाई दे रही है हमको आज। तो ऐसा कोई विशेष नहीं है कि इनके शरीर में कोई ये हो गया। वैज्ञानिक भी अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर अच्छा खासा अध्ययन किया है, स्टडी की है। चलिए, तो ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा यहां से या एक्सेप्शन ही पूछते हैं कि किन की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट और लामा। ऊंट को इंग्लिश में कहते हैं केमल, और लामा को लामा ही कहते हैं। ठीक है, तो आप इन जीवों का फोटोज देख लेना कभी के लामा कैसा दिखता है। अर्जेंटीना और चिली, साउथन अमेरिका जो है, या साउथ अमेरिका जो है, उस पर एक एंडीज पर्वतमाला है, कभी आपने देखी हो तो इस तरह से आपको एंडीज पर्वत है ना, पहले साउथ अमेरिका देख लीजिए, साउथ अमेरिका है, इस पर यहां पर ऐसी एक पर्वतमाला दिखेगी, एंडीज। ठीक है, अब यहां पर एक लंबा सा देश देखने को मिलता है जिसका नाम है चिली, और एक देश मिलता है अर्जेंटीना। तो इस एंडीज पर्वतमाला से लगी हुई जो श्रृंखलाएं होती हैं, यहां पर यह लामा नाम का जीव बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऊंट की तरह ही इस जीव का उपयोग भार ढोने के लिए, लेकिन है ना, जैसे हमारे इंडिया में तो ऊंट का भाई सीधी सी बात है, ऐसे जीवों का सेवन नहीं करते। लेकिन आप यही सऊदी अरब वगैरह जाओगे तो वो ऊंट का मांस भी खाते हैं। मतलब उसी का सेम टू सेम लामा का अर्जेंटीना में मांस के लिए भी उत्पादन किया जाता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अलावा आरबीसी में और क्या नहीं पाया जाता, तो नॉट फाउंड इन आरबीसी, है ना। तो नॉट फाउंड इन आरबीसी, आरबीसी में यह नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? तो आरबीसी के अंदर यह नहीं पाए जाते हैं। क्या क्या नहीं पाए जाते भैया? आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा। ठीक है, हिंदी नाम सूत्रकणिका। तो इनमें सूत्रकणिका नहीं पाई जाती। अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस। केंद्रक। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अंतः प्रदवीय जालिका। और राइबोसोम, ये ऐसी कोई भी संरचनाएं आरबीसी में देखने को नहीं मिलती। तो इनमें से कुछ भी, है ना, आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखो क्या होता है, बहुत से बच्चे, जब मैं ये बोलता हूँ ये मांसाहार का सेवन, ये भाई मैं शिक्षक हूँ, मुझे सब तरह की बात करनी होगी। मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं इन चीजों का कभी भाई सोच भी नहीं सकता नींद में भी खाने का। ठीक है, बहुत दूर की बात होती है मेरे लिए। पर ऑब्वियसली बात है, जो दुनिया कर रही है उस पर चर्चाएं हमें करनी होगी। हम आंख बूंद करके या आंख बंद करके किसी के ऊपर भाई अगर चर्चा ही नहीं करें तो क्या ही होगा उसका। तो भाई ऑब्वियसली बात है, आप और हम नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उस पर चर्चाएं तो हमें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है भाई, अगर आप ये सोचे कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं और कोई मुझे पढ़ने का बोल दे, तू नहीं पढ़ता है, ये बात बोल दे तो मैं बुरा मान जाऊं,
है ना, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए इनने कैसे बोल दिया मुझको, है ना, तुम होते कौन हो बोलने वाले। भाई बात वो हो ही नहीं रही है। बात ये हो रही है कि उस चीज के ऊपर बात की जा रही है, तो उसको नकारात्मक हम नहीं करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी हो गया, है ना। इसका मतलब तो फिर दुनिया में कोई बच्चा तैयारी ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं आरओ आरओ का अधिकारी नहीं हूं तो मैं क्यों आरओ आरओ की तैयारी करूं। तैयारी करोगे तब जाके अधिकारी बनोगे ना। बात समझ में आई है आपको, है ना। तो ये चीजें जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, और ऐसा और ऐसी बातें मत किया कर, अरे भैया करनी पड़ेगी। अगर वो चीज किसी चीज से संदर्भित है तो उनके बारे में बताना पड़ेगा, तो की सीधी बात। ठीक है, आगे आते हैं। और आरबीसी के बारे में देखो, सिंपल सी बात है, आरबीसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आरबीसी बहुत बाकी है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे लंबा जो जाता है वो आरबीसी, देन सेकंड डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स मुश्किल से एक स्लाइड में कंप्लीट हो जाता है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है आरबीसी की, कि आरबीसी जो रक्त होता है, ब्लड, उस ब्लड को क्या देता है, रेड कलर देता है। लाल रंग प्रदान करता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण। ऐसा क्या होता है आरबीसी में, तो आरबीसी के अंदर एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। पिगमेंट या वर्णक का मतलब रंग प्रदान करने वाला। और क्या नाम है उस पिगमेंट का, तो आप सभी भली भांति जानते हैं, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। चलो बढ़िया। हाँ बेटा, काम दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या संरचना पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। कुछ हेमोग्लोबिन बोलते हैं, कुछ हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो बोलना है वो बोलो। इस हीमोग्लोबिन की यदि बात करें तो ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन से। और ये जो ग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का 96% भाग है, और ये हीम जो है ये 4% भाग है। हीम कितना है, 4%। और ग्लोबिन कितना है, तो भैया ग्लोबिन कितना है, ग्लोबिन कितना है, तो 96%। अब ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। चलिए बहुत बढ़िया। और हीम में क्या पाया जाता है, हिमेटीन होता है। हिमेटीन एक्चुअल में Fe, आयरन या लोहा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्यों होता है हमारे शरीर के अंदर, तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, मेन पर्पस क्या है, तो हीमोग्लोबिन का मेन काम जो होता है वो O2 का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और ये तब बना रहा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कभी कभी एक चीज ये आ जाती है कि कितना मात्रा पाई जाती है, क्वांटिटी कितनी पाई जाती है। आपके शरीर में
हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऑब्वियसली बात है एनीमिया होगा। नर और मादा दोनों के अंदर इसकी मात्रा अलग अलग होती है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। ठीक है, तो भैया नर में या मेल में इसकी मात्रा अलग होगी, मादा या फीमेल में इसकी मात्रा अलग होगी। तो नर में इसकी मात्रा अलग और फीमेल में इसकी मात्रा अलग, दोनों में। थोड़ा जल्द मैं बेटा इसी लेवल पे पढ़ाऊंगा, और मेरे यहाँ से साउंड की कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो वो आप ही के मोबाइल में या उसमें होगी, है ना। मेरा यहाँ से कंप्लीट चल रहा है साउंड। और है ना, मैं आपको कुछ बच्चों को बोल रहे सर पूरे स्टेटमेंट लिखिए, मैं भाई फ्लो चार्ट में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जहां पर भाई अगर इस चीज में फ्लो चार्ट में यही लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। अब आप ये चाह रहे हैं कि कॉपियां भरवाऊं, भैया इससे अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का, है ना। अब आप ये चाह रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं सर इस तरह से हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाता है जिसे हीमेटीन कहते हैं, इसके अंदर लोहा होता है, ये लाइन कंप्लीट होगी। फिर है ना, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन का 96% होता है, यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हीमोग्लोबिन का भाग होता है। ठीक है, और फिर हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा नर और मादा के अंदर अलग अलग पाई जाती है। भैया नहीं होगा वो, माफ कीजिए, किताबें भरने नहीं आए हैं, कॉपियां भरने नहीं आए। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का सारी चीजों का, और एग्जाम टाइम पे यही तरीका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है ना। तो ये फ्लो चार्ट है और इनका उपयोग आप करना सीखिए। ठीक है, तो नर के अंदर और मादा के अंदर कितना होता है, तो 12 से 14 ग्राम याद रखिएगा, है ना। प्रति हम अगर बात करें, है ना, डाइल्यूट लीटर की, तो उसके अंदर पाया जाएगा, और 14 से 17 ग्राम डीएल किस में पाया जाएगा, मेल के अंदर। तो ये हो जाएगा 14 से 17। ठीक है, है ना। हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए तो बात अलग है, बाकी मैं कोशिश करता हूं सुंदर से सुंदर लिखने की, बाकी दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती है। चलिए, है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्वांटिटी होती, कभी पूछते नहीं है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले तो भैया मेरा काम है बता के चलना, तो आप उस चीज को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तो यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। क्या बात है। चलो, किसकी बात हो रही है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है तो दूर तक जाएगी, अधूरी थोड़ी छोड़ी जाएगी। इतने से में हीमोग्लोबिन पढ़ के खत्म कर देंगे तो फिर क्या ही है। चलो भाई, हीमोग्लोबिन, आप सभी जानते हैं कि ये O2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ जब बंध बनाता है तो कमजोर बनाता है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे HB हम बोल देते हैं इसको, हीमोग्लोबिन O2 के साथ यदि बंध बनाता है। अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं तो शायद ये आपको समझ में आए। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका एक अच्छा दोस्त है, आप उसे कहते हो यार मेरा पढ़ने का समय हो गया, तो वो आपको कह देता ठीक है तू पढ़ ले भाई, अपन बाद में मिलते हैं। वहीं आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, ले आ जाते हैं, कुछ नहीं होता, 2 घंटे 3 घंटे में घूम फिर के आ जाएंगे अभी वापस। तो ऐसी स्थिति में वो जो दोस्त हैं आपके, तो वहां क्या हो गया, वहां क्या हो गया, वहां आपका प्यारे दोस्त कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उन्होंने आपके पढ़ने का समय बर्बाद कर दिया। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये जो स्थिति आप यहां पर देख पा रहे हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, इसमें एक बार में हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा।
और जैसे ही किसी कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तुरंत टूट जाएगा। तो ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता, ये कमजोर बंद होता है। तो कमजोरी इसकी प्यारे दोस्त नुकसान नहीं है, इसकी ताकत है। कि सर क्यों है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। एचबी का मतलब यहां का से हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जुड़ करके। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले रक्त को ही हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। कभी भी शुद्ध रक्त की अगर परिभाषा अगर आपको देनी है तो शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि वो रक्त कैसा हो, ऑक्सीजन युक्त रक्त हो, तो उसे हम शुद्ध रक्त कह देते हैं, है ना। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उसे हम अशुद्ध रक्त कह देते हैं। अब बात निकल कर ये आती है कि जब ये बॉन्ड बनता है तब तक तो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बॉडी है ना भाई, सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ एक बार में जुड़ता है, 4 ऑक्सीजन से एक बार में जुड़ता है। लेकिन कभी कभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, सुना होगा कि हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करना। किससे क्रिया करना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है पता है आपको, ये O2 से अधिक प्रबलता के साथ हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। और कितने समय तक जुड़ता है पता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यदि एक हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए तो उसकी बॉन्ड पावर होती है कम से कम 8-9 घंटे तक। मतलब जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में सेल तक पहुंचा तुरंत टूट जाता है मुश्किल से कुछ मिनटों के अंदर। और वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड घंटों तक नहीं टूटता है। हमारे शरीर में भाई 4.5 से 5.5 मिलियन के आसपास में आरबीसी पाई जाती है। तो इसी तरह से इस हीमोग्लोबिन की संख्या का एक निर्धारण फिक्स है। अब कोई व्यक्ति जैसे कोयला जला करके कमरे में सो गया तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार उसके शरीर में जा रही है और 8-9 घंटे तक बॉन्डिंग बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। एक समय ऐसा आता है कि हीमोग्लोबिन बचती नहीं है ऑक्सीजन ले जाने के लिए। और जब हीमोग्लोबिन बचती ही नहीं है ऑक्सीजन ले जाने के लिए तो ऐसी स्थिति में वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसने सारे हीमोग्लोबिन को बिजी कर रखा है अपने साथ में। और जब बिजी कर दिया तो ऐसी स्थिति में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इस गैस को है ना दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, दम घोटू गैस कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। भैया ऐसे आदमी सोया है तो सोया ही रह जाएगा, उठेगा नहीं, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा साइलेंट किलर कहते हैं, है ना। अक्सर ये बोला जाता है ये कहां से निकलती है, तो प्यारे दोस्त याद रखना ये मुख्य रूप से फोसिल फ्यूल के जलने से निकलती है। तो फोसिल फ्यूल के जलने पर ये निकलती, आपने देखा होगा गांव के जो बूढ़े होते हैं, ठीक है, ये बच्चा है अविनाश करके, बेटा मैं ब्लॉक कर दूंगा तुमको यहाँ से, है ना। एक बार होता है ना, 3 बार होता है, तुम अकेले को साउंड की दिक्कत है क्या, है ना भाई। आपकी समस्याएं हम सर्वोपरि रखते हैं। आपका एक जवाब मैंने एक बार दिया कि बेटा आपके यहाँ से समस्या है, प्लीज एक बार चेक करिए। नहीं आपकी ही आवाज ब्रेक हो रही है। अरे भैया मेरी ब्रेक होती तो एक भी बच्चे को आवाज नहीं जाती। तुम्हारे यहाँ कोई अलग से सिस्टम थोड़ी लगाया है कि तुम अकेले कोई नहीं जाएगी। थोड़ा समझो यार, क्या बात कर रहे हो, अच्छी खासी क्लास चल रही होती है, डिस्टर्ब करके पूरी लिंक। भाई हमारे हाथ में कोई थोड़ी होता है, हमको सोचना होता है कि इसके बाद हम आपको क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। और आप बीच में ऐसे सवाल उठपटांग कर करके डिस्टर्ब कर करके अपनी क्लास को, ठीक है, पूरी एक तो हमारी लिंक खराब करते हैं और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो भैया एक बार अपना ही उपकरण चेक कर लो यार।
जब आपको टीचर ने बोल दिया है कि भैया हमारे यहाँ से सब सही चल रहा है, तो कम से कम उस टीचर की बात पे तो भरोसा करो। मतलब आपको अपनी परेशानी इस लग रही है कि सामने वाला ही बेवकूफ है ना, उसने कह दिया, उसकी बात का कोई औचित्य नहीं है। गजब है यार। अभी मैंने जबकि आपको बोला कि बेटे यहाँ मेरे यहाँ से सारा साउंड क्लियर है, मेरे यहाँ से कोई परेशानी नहीं है, फिर भी वही चीज बार बार। आप अकेले को परेशानी कैसे हो सकती है मुझे बताओ ना। यहां से चल रही है तो सबकी क्लास चलेगी, यहां से अगर साउंड नहीं जाएगा तो किसी को नहीं जाएगा, है ना। फिर आप कहते हो कि सर कमेंट क्यों लेने पड़ते हैं भाई। ठीक है सर, प्रॉब्लम हो रही है, कब हो रही है, तो किससे बोलो। अरे भैया एक बार मैंने कहा ना, आप बोलिए, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आपको मैंने जवाब दिया, ठीक है, कि भैया ये प्रॉब्लम यहां से नहीं है, प्लीज एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, है ना। किसी से बोलो, आप हमसे ही बोलोगे, लेकिन हमने आपका जवाब दे दिया, उसके बाद कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दम घोटू गैस कहते हैं, साइलेंट किलर कहते हैं फोसिल के जलने पर। आपने गांव में बूढ़े व्यक्तियों को देखा होगा, सिगरेट के धुएं में भी यही होती है, वो बीड़ी पीते हैं, और ऐसे जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो लगातार उनको अगर थोड़ा सा दौड़ा दिया ऐसे करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिए, है ना। अगर आप कमेंट किए हो और हमने जवाब नहीं दिया हो तो हम उस चीज को माने, हम जवाब दे दिए हैं, उसके बाद भी फिर आप वही चीज बोलोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, कम से कम आप टीचर ने अगर कुछ कहा है तो उसकी बात पे भरोसा तो करिए। ठीक है, और सबसे मेन चीज, जब तक टीचर पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे, है ना, जीवन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, शिक्षक पर सबसे पहली चीज भरोसा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझ पे करो, जिससे भी पढ़ रहे हो उस पर भरोसा करो, क्योंकि जब तक आपके माइंड में उस शिक्षक के प्रति एक डाउट या एक ऐसा नजरिया है कि नहीं यार पता नहीं ये सही है या ये गलत है ना, तो सबसे पहली चीज उन पे ट्रस्ट करना सीखो, है ना। अगर जब तक किसी पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं पाओगे, वो अच्छा, सीधी सी बात है, कितना भी पढ़ा दे आप उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भाई सिगरेट के धुएं में भी यही गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्लास यहीं विराम करता हूं, इसीलिए इसे दम घोटू गैस कहते हैं, मानव मृत्यु का कारण बनती है। और इसके आगे अभी हमारा थोड़ा सा हो सकता है एक आध पॉइंट इसमें आरबीसी में बचा हो कोई, तो वो मैं देख लूंगा। अब क्लास आपकी शायद आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होती है, अब आपकी क्लास होगी कब, मंडे के दिन। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। और है ना, आपसे अनुरोध है कि आप क्लास मेरी कम से कम डिस्टर्ब करेंगे, आपको उतना ही आनंद आएगा पढ़ने के अंदर। धन्यवाद।